हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थॉमस मोर के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उनके वर्क यूटोपिया के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। जो आपके डाउट्स हैं यूटोपिया से और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द Sir Thomas More. Sir Thomas More venerated in Roman Catholic Church as Saint Thomas More. तो रोमन कैथोलिक चर्च में थॉमस मोर को संत की तरह पूजा जाता है एंड ही वॉज बॉर्न ऑन मिल्क स्ट्रीट इन द सिटी ऑफ लंदन। उनका जन्म मिल्क स्ट्रीट सिटी ऑफ लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 7 फरवरी 1478 में। ओके, एंड ही वॉज इंग्लिश लॉयर, ओके, जज, सोशल फिलोसोफर एंड इतने सारे वो मास्टरी थी, इतनी सारी क्वालिटी उनके पास थी और रिनासा ह्यूमनिस्ट भी थे। ओके, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड हेनरी एट एज लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। तो हेनरी एट को भी सर्विस दी थी, कैसे? एज ए लॉर्ड चांसलर बन के। और यहाँ से 1529 से लेके 1532 तक हेनरी एट को सर्विस दी थी। बट नेक्स्ट क्या हुआ था कि मोर अपोज्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मोर क्या किया था कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उस समय चलाई जा रही थी, जैसे वाइक्लिफ ने शुरुआत करी थी, है ना। और उसके बाद जो चर्च में करप्शन था उसके अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन चलाए जा रहे थे, जिसको कि नेक्स्ट किसने लीड किया था? मार्टिन लूथर ने, है ना, जॉन कैल्विन ने, विलियम टिंडेल ने, ये सारे मेन थे वहाँ। तो ये सारे जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन चला रहे थे उसको अपोज करता था जो थॉमस मोर था। ओके, ही वाज नॉट बिलीव इन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड एज वेल मोर ऑल्सो अपोज्ड हेनरी एट। हेनरी एट को भी अपोज करता था। हेनरी एट पहले क्या था कि वो सपोर्टर था चर्च का। हेनरी एट वॉज अर्लियर सपोर्टर ऑफ चर्च एंड चर्च गेव हिम टाइटल द डिफेंडर ऑफ फेथ। ओके, तो पहले हेनरी एट सपोर्ट करता था चर्च को और चर्च ने उसे डिफेंडर ऑफ फेथ की उपाधि भी दी थी। बट बाद में क्या हुआ कि चर्च और हेनरी एट की दुश्मनी हो गई। क्यों? क्योंकि हेनरी एट जो है वो अपनी वाइफ कैथरीन ऑफ एरागन को डाइवोर्स देना चाहता था, क्योंकि कैथरीन से उसे कोई मेल हेयर नहीं था। वो कोई उत्तराधिकारी उसे नहीं मिला था कैथरीन से, और वो अब शादी करना चाहता था किससे? जो कैथरीन की मेड थी, एन। एन जो है वो कैथरीन की मेड थी, उससे शादी करना चाहता था। कौन? हेनरी एट। ओके, तो अब चर्च उसको इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। हेनरी एट को चर्च परमिशन नहीं दे रहा था शादी करने के लिए। तो वो अब चर्च को क्या करता है कि चर्च की सारी पावर ही ख़त्म कर देता है और वो खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च बना देता है ना। जो एक्ट ऑफ सुपरमेसी आई थी, कब? 1534 में एक्ट ऑफ सुपरमेसी आई थी, उसमें ये हुआ था। और जो थॉमस मोर है उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ये सबको एक ओथ लेना था। आफ्टर रिफ्यूजिंग टू टेक द ओथ ऑफ सुपरमेसी, जो ओथ सुपरमेसी की ओथ लेना था उसको रिफ्यूज़ कर दिया थॉमस मोर ने। तो ओथ ऑफ सुपरमेसी क्या था? इट वाज ओरिजिनली इम्पोज्ड बाय किंग हेनरी एट। ये हेनरी एट के द्वारा लाया गया था थ्रू द एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534. The oath of supremacy required any person taking public or church office in England to swear allegiance to the monarch as supreme governor of the Church of England. तो यहाँ पे जो मोनार्क को सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च स्वीकार कर लेना था, इसकी ओथ ली जा रही थी। तो मोर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि ही एक्चुअली ही वाज बिलीव्ड, ही हैज़ अ डीप बिलीव इन रोमन कैथोलिक चर्च एंड ही वाज अ सपोर्टर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। सो ही क्या करता है, वो ही रिफ्यूज़ टू टेक द ओथ ऑफ सुपरमेसी।
ओके, सो देन क्या होता है कि ही वाज कन्विक्टेड ऑफ ट्रेजन एंड एक्सिक्यूटेड। ओके, तो राजा का राज ही था, तो जो भी राजा के अगेंस्ट जाएगा तो उसका यही हाल होता था। तो उससे कन्विक्ट किया गया ट्रेजन का, है ना, चोरी का, सबका, उसको लगाया गया आरोप और उससे मार दिया गया, बिहेड किया गया। ऑन हिज एक्सिक्यूशन ही वॉज रिपोर्टेड टू हैव सेड, और जब उसका एक्सिक्यूशन किया गया, जब मारा गया, तो उसके लास्ट वर्ड थे, क्या थे? आई डाई द किंग गुड सर्वेंट एंड गॉड्स द फर्स्ट। ओके, इट वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ थॉमस मोर। Now let's discuss some important facts about his life. Thomas More was the son of Sir John More, a successful lawyer and later a judge. वो जज का लड़का था, and More was educated at St Anthony School and then considered one of the London-based school. Okay, St Anthony School was the London-based school, and More served John Morton, the Archbishop of Canterbury and Lord Chancellor of England, as a household पेज। तो मोर ने जॉन मॉर्टन के यहाँ भी एज अ पेज जो है सर्विस दी थी। और मॉर्टन एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड द न्यू लर्निंग, जिसमें कि ह्यूमनिज्म को लर्निंग दी जाती थी, जिसमें कि ह्यूमन वैल्यूज़ को सुप्रीम माना जाता था। न्यू लर्निंग is also known as humanism or London humanism. And Moore began his studies at Oxford in 1492 and received a classical education. तो उन्होंने आगे की स्टडी कहाँ से करी? ऑक्सफोर्ड से। तो इन शॉर्ट हम जान लेते हैं क्या हुआ था कि थॉमस मोर वॉज अ लॉयर, ह्यूमनिस्ट एंड अ स्टेट्समैन। ही सर्व्ड एज अ चांसलर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1529 to 1532, and More's refusal to accept King Henry VIII as the head of the Church of England marked him for Henry VIII vengeance। तो मोर ने जब रिफ्यूज़ किया किंग हेनरी एट को एज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो ये हेनरी एट की नज़र में आ गए। हेनरी एट की गुस्सा इन पे फूट पड़ा, एंड ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड एज अ ट्रेटर। ही वॉज beheaded ऑन जुलाई 6 1535। तो 1535 में जुलाई 6 में इनको बिहेड कर दिया गया ऑन टावर हिल इन लंदन। So these are some important facts you have to keep in mind about Thomas More. Let's discuss his important work, Utopia. Utopia, first published in 1516, describes a fictional island society and its religious, social, and political customs. तो ये किसके बारे में बात करता है? एक फिक्शनल आइलैंड के बारे में बात करता है, एक सोसाइटी के बारे में बात करता है, और इसकी जो रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम्स हैं उसके बारे में बात करता है। तो जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम पहले बात कर लेते हैं। 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स इन मोर यूटोपिया, दे आर थॉमस मोर, पीटर गाइस एंड राफेल हाइथलोडे। तो the writer is Thomas More, and there's a character in Utopia named Thomas More, so don't be confused. Okay. So let's discuss the Thomas More. Thomas More is the author and the main character of Utopia. He has been sent by his superiors to the law country on a diplomatic mission. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको कहाँ भेजा गया है? उसके सुपेरियर्स के द्वारा उसको एक लॉ कंट्री में भेजा गया है, एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रिप ही इनकाउंटर्स हिज फ्रेंड पीटर गाइल्स, और ये डिप्लोमेटिक मिशन पे गया है थॉमस मोर, और वहाँ पे उसे उसका फ्रेंड मिलता है। क्या नाम है फ्रेंड का? पीटर गाइल। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज पीटर गाइल, फ्रेंड ऑफ थॉमस मोर एंड द टाउन क्लर्क ऑफ एंटवर्प। Peter Gile is town clerk of
Antwerp, and he is responsible for introducing Moore to Raphael Hathaway. तो यहाँ पे पीटर गाइल क्या करता है, थॉमस मोर को रैफेल हैथलोडे से मिलाता है. ओके. Now let's discuss who is Raphael Hathlode. Raphael Hathlode is a well-traveled friend of पीटर गाइल्स. तो पीटर गाइल्स का फ्रेंड है रैफेल हैथलोडे, और पीटर गाइल्स किसका फ्रेंड है, थॉमस मोर का. और थॉमस मोर को पीटर गाइल्स अपने फ्रेंड रैफेल हैथलोडे से मिलाता है. और हैथलोडे हैज़ रिसाइडेड इन यूटोपिया फॉर 5 years. और यूटोपिया में हैथलोडे जो है रहा है 5 सालों तक. एंड इट इज़ हिज डिस्कोर्स एंड डिस्कशन अबाउट दोज एक्सपीरियंस डेट आर द फाउंडेशन ऑफ यूटोपिया. तो यूटोपिया में मेनली क्या होता है कि ये अपना जो वहाँ का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता रहा होता है. कौन, हाइथलोडे. तो क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि हु इज़ द नरेटर ऑफ यूटोपिया, तो रैफेल हैथलोडे. और मेनली यूटोपिया में पूरे बुक में क्या वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने डिस्कोर्स बताते हैं, कि डिस्कस करता है कि उसके क्या क्या एक्सपीरियंस थे यूटोपिया में रहने के दौरान. And additional characters are as well important, so let's discuss the next additional character. Are Cardinal Morton is a cardinal who Raphael has met. Cardinal Morton was a cardinal who Raphael has met, and Cardinal Morton is based upon Cardinal John Morton, who in real life served as Archbishop of Canterbury and Lord Chancellor of England. तो हमने अभी पीछे बात किया था कि कार्डिनल मॉर्टन, जॉन मॉर्टन के बारे में, जिसके यहाँ एज अ पेज थॉमस मोर ने भी काम किया था. तो उसी को लेके ये फिक्शनल कैरेक्टर है यहाँ पे. ओके. तो कार्डिनल मॉर्टन एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल हिज काउंसिलर्स एग्री विथ हिज पोजीशन वॉट एवर दे मे बी. तो कार्डिनल मॉर्टन का यहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट पे वो रह रहा है कि जो भी पोजीशंस वहाँ पे किंग के द्वारा दिया जाए वो सब सही है, वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, ये कहने का तात्पर्य है. The next is General Utopus. He is the founder and the first ruler of Utopia. He creates Utopia separate from the rest of the continent, as he believes Utopians are superior to the best of the people. Okay, and General Utopus set many of the foundational laws for Utopia, such as the rule that Utopians should recognize a divine being. Okay, divine being Mithras, but they are not required to worship Mithras. Mithras here is the god of sun. In one specific faith, Utopians are allowed to worship as they desire. तो यहाँ पे यूटोपस कौन है, फर्स्ट रूलर ऑफ यूटोपिया है. और वो ऐसा उसे ऐसा विश्वास है कि यूटोपियंस जो हैं वो बेस्ट पीपल हैं वर्ल्ड के. और वो एक लॉ फाउंडेशन करता है उनके लिए. और वो समझता है कि ये सारे जो है वो एक डिवाइन बीइंग हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं. और वहाँ पे जो है वो उनको एक कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, कोई भी एक फेथ को फॉलो करने के लिए प्रेस नहीं करता, उनको फोर्स नहीं करता. वो उनकी यूटोपियंस आर अलाउड टू वर्शिप एज दे डिजायर. वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी पूज सकते हैं और किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं. So Thomas More Utopia is a fictional work about an imaginary pagan and communist city state in which the institutions and rules are all reason based. ओके, तो ऐसे एक फिक्शनल सिटी की बात हो रही है जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशंस एंड रूलर्स जो हैं वो एक रीज़न पे रूल कर रहे हैं, कुछ भी फालतू में नहीं है, सारा कुछ रीज़न बेस्ड है. तो मोर यूटोपिया जो है वो कहाँ से इंस्पायर है, प्लेटो की रिपब्लिक से इंस्पायर है. प्लेटोस रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ पे भी प्लेटो भी एक आइडियल सिटी की बात करता है, तो यहाँ पे भी एक रीजन बेस्ड आइडियल सिटी की बात हो रही है. तो यूटोपिया कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स नो प्लेस. ओके, एंड हेंस यूटोपिया इज परफेक्टली इमेजिनरी प्लेस वी कैन से.
Next, Moore introduce the reader to Utopia in two books. Okay, टू बुक्स में यहाँ पे मोर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूटोपिया को एंड कीपिंग विद द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द टाइम. Moore is the main character of his seminal work, and we learn with him as he discovers utopia through his discourses with राफेल हैथलोडे. तो हमने अभी बात किया था कि जो भी यूटोपिया का थीम है वो उनके डिस्कशन ही है. राफेल हैथलोडे और मोर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है वो ही एक बुक के फॉर्म में आया है ना. तो चलिए देखते हैं द फर्स्ट बुक. The first book of Utopia is titled The Dialogue of Council. First book का क्या नाम है? Dialogue of Council. And in this book, Moore meets Hythloday through Giles and their discussion begins. तो इस बुक में क्या होता है कि हाइथलोडे गाइल्स से मिलता है और उनका डिस्कशन यूटोपिया के बारे में, जो आइडियल सिटी है उसके बारे में शुरू होता है. The three men spend their time discussing their respective philosophical beliefs. और तीनों जो मेन हैं वो अपने बिलीव्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या होता है कि मोर एंड गाइस आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द हाइथलोडेज आइडिया एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड आस्क हिम व्हाई ही डज नॉट सर्व इंग्लैंड एज अ काउंसलर ऑफ द किंग. तो मोर और गाइस बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं किससे? हाइथलोडी के आइडियाज़ और उसकी जो नॉलेज है उससे, और वो पूछते हैं कि तुम किंग के कॉन्सुलेट के रूप में क्यों नहीं काम करते हो एज अ काउंसलर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड. तो दिस क्वेरी अलाउज हाइथलोडी टू ओपन हाउ ही फील्स दैट सक्सेसफुल सर्विस टू द किंग इन्वॉल्व्स blind obedience and flattery, not on well thought plans and successful performance. ओके, तो हाइथलोडी क्या क्या मानना है कि अगर मैं किंग का एज अ काउंसलर काम करता हूँ तो सक्सेसफुल सर्विस ऑफ किंग्स इन्वॉल्व्स ब्लाइंड ओबीडियंस एंड फ्लैटरी. तो मैं अगर किंग के यहाँ काम करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अंधा होके सारा बात जो है किंग की माननी पड़ेगी और फ्लैटरी करनी पड़ेगी. अदरवाइज क्या होगा कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगी और मेरे पास बहुत सारे मेरे ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशन लग जाएंगे, है ना. तो ये उसकी राय है हाइथलोडी की. दैट्स व्हाई ही डोंट वांट टू सर्व एज अ काउंसलर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. नेक्स्ट, हाइथलोडी शेयर विद मोर्स एंड गाइल्स a स्टोरी अबाउट डाइनिंग विद कार्डिनल मॉर्टन. और नेक्स्ट क्या हाइथलोडे अपना एक स्टोरी शेयर करता है जिसमें कि वो क्या करता है? डाइनिंग विद कार्डिनल मॉर्टन. Through this story, Hythloday continues to share his opinion on what is wrong with current English society and other European countries. तो अपना एक्सपीरियंस जो है हाइथलोडे का कि क्या गलत हो रहा है इंग्लिश सोसाइटी में एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करता है. एंड हाइथलोडे क्रिटिसिज्म इंक्लूड अ डिस्कोर्स ऑफ इंग्लैंड एक्सेसिव पेनल कोड एंड इट्स अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो यहाँ पे हाइथलोडे क्रिटिसाइज करता है जो एक्सेसिव पेनल कोड है इंग्लैंड की एंड अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, उसके बारे में. नेक्स्ट जो बुक 2 है, द सेकेंड बुक ऑफ यूटोपिया इज टाइटल द डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया. And in this book, the three men, Moore, Giles and Hythloday, continues their discussion over a meal. और यहाँ पे तीनों खाना खा रहे हैं और यहाँ पे उनका डिस्कशन कंटिन्यू है. Hythloday begins to tell Moore and Giles more details about Utopia. यहाँ पे वो और अच्छे से डिटेल में बता रहा है Hythloday जो है यूटोपिया के बारे में. And he talks about the key features of Utopia such as geography, community, family, marriage, education, social structure. Okay, and through this discussion, he reveals the work life pattern of utopia. Hythloday explains that utopian society is based on rational thoughts, communal property, productivity, no class distinction or poverty, little crime or immoral behavior, religious freedom,
and little violence. Hythloday continues to express his belief that utopia is a superior society to any in यूरोप। तो हाइथलोडी यहाँ पे बता रहा है कि क्या-क्या सुप्रीम है यूटोपियन सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, नो क्लास डिस्टिंक्शन, कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी कास्ट नहीं है यहाँ पे। और चूँकि प्रॉपर्टी किसी की कम्युनल नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पॉवर्टी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है एंड लिटिल क्राइम, क्राइम भी नहीं है, और यहाँ पे बिहेवियर सबके बहुत अच्छी हैं। और मेन बात यहाँ है कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और कोई भी देवी देवता पूज सकता है, यहाँ पे किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पे वायलेंस नहीं है, है ना? और इस तरह से हाइथलोडी बताता है कि यूटोपिया इज अ सुप्रीम सोसाइटी इन एनी यूरोप। ओके, next, Haithloday continues to describe utopia government, law, politics, work, slaves, property and economics। तो जितनी भी यूटोपिया दोनों बुक्स में हाइथलोडे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा है कि क्या है यूटोपिया में, वो यूटोपियन सोसाइटी के जो क्वालिटीज़ है उसको ही बता रहा है मेन रूप से। And Utopia was founded by the king Eutopus, and in order to isolate it completely from its neighbors, a channel was dug to make it an island। तो यूटोपस के द्वारा ये फाउंड किया गया था यूटोपिया, एंड इसके जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वहाँ से उसको आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि ये एक आइडियल सिटी होना चाहता है। तो यही कारण है कि वो नेबर्स के टच में नहीं रहना चाहता है। ओके, सो ये एक आइलैंड बना दिया गया है, एंड ड्यू टू देयर आइसोलेशन दे डू नॉट मेक फॉरेन अलायंस। आइसोलेशन के कारण वो फॉरेन अलायंस नहीं कर सकते, एंड डू नॉट एंगेज इन ट्रेड, और इस तरह से वो व्यापार भी नहीं कर सकते। दस देयर इज़ नो नीड फॉर मनी, सो इसलिए वहाँ मनी की ज़रूरत नहीं है। देयर लीडर इज़ इलेक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट्स एंड सर्व्स फॉर लाइफ। वहाँ पे लीडर्स जो हैं उनको चुनाव नहीं होता, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाए जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी अपना काम करते हैं। बट अपॉन देयर पासिंग अ न्यू लीडर इज़ इलेक्टेड, उनके गुजरने के बाद ही एक नया लीडर इलेक्ट किया जाता है। देयर इज़ नो पासिंग ऑफ पावर अलोंग ब्लड लाइन्स, ईच हाउस होल्ड इज़ अलाउड 2 स्लेव्स। तो सारे घर में 2 स्लेव्स हैं जो कि कहाँ से आए हैं? हु आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वहाँ उनको काम करने के लिए स्लेव के रूप में काम लेते हैं उनसे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि more guys and Hythloday continues to discuss in the social aspect of utopian society, which include religion, ethics, medicine. Utopians do not believe in one god, but they are not forced to worship in any specific faith. Okay, यूटोपियंस जो हैं वो एक गॉड में विश्वास नहीं करते और उनको फोर्स भी नहीं किया जाता है कि आपको कोई स्पेसिफिक फेथ में बिलीव करना है और इस स्पेसिफिक गॉड को वर्शिप करना है। ओके, they have strong ethical rules. They are against adultery, theft, drunkenness, hunting and gambling। ये सारे जो हैं, ये सारे जो डिमेरिट्स हैं, ये सारे जो गलत हैबिट्स हैं उसके वो अगेंस्ट हैं। इफ़ अ यूटोपियंस इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस दे आर sent from society। Okay, all utopians are cared for by families and doctors। तो सारे यूटोपियंस को केयर किया जाता है फैमिली और डॉक्टर्स के द्वारा। एंड सुसाइड इज एक्सेप्टेबल फॉर द टर्मिनली इल बट now let's discuss some other works of Thomas More। Okay, which is important from the exam point of view। The next work of Thomas More is History of King Richard III, written in Latin and in English between about 1513 to 1580। Okay, History of King Richard III, and it is first masterpiece of English historiography। Okay, we can see that it is the first masterpiece of English historiography, and though never finished, ये कभी भी पूरा नहीं हुआ, and it influenced succeeding historians
William Shakespeare. Okay, William Shakespeare has inspired from the more history of King Richard III. Next, Moore published seven books of polemics between 1529 and 1533, and the first and best being is a dialogue concerning heresies. मोर ने सेवन बुक्स लिखे पोलेमिक्स पे, और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डायलॉग कंसर्निंग हेरेसिस. ओके, एंड द मोर लॉन्गेस्ट बुक, द कन्फ्यूटेशन ऑफ टिंडेल्स आंसर. It is the longest book of Thomas More and written in two volumes. The Confutation of Tyndale's Answer centers on what the church is. Okay. Basically क्या होता है कि William Tyndale was the supporter of the Protestant Reformation, or he didn't believe in church. So uh, he was against the church. Tyndale was against the church and Moore was supporter of the church. तो ये दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है, और बेसिकली जो मोर हैं वो यहाँ पे इस वर्क में टिंडेल को आंसर देते हैं कि चर्च क्या है ना? तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्क है थॉमस मोर की. नेक्स्ट, इन टू बुक्स ऑफ 1533, द अपोलॉजी एंड Devaluation, you can check here. He also laughs away the accusation of greed leveled by William Tyndale, translator of the part of the first printing English Bible. तो विलियम टिंडेल जो है वो फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल किसके द्वारा लाई गई थी? विलियम टिंडेल के द्वारा. क्वेश्चन आता है ना कि हु वाज द फर्स्ट हु रोट द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल? तो विलियम टिंडेल. And who translated the first English Bible? तो विलियम टिंडेल प्रिंटेड बाइबल. तो ये भी जो है एपोलॉजी एंड डेविलेशन, ये दोनों जो वर्क हैं ये भी विलियम टिंडेल को ही सेंटर करके लिखे गए हैं. तो नेक्स्ट हमने बात किया था कि ऑन अप्रैल 17 1534 ही वॉज इम्प्रिजन इन द टावर. इम्प्रिजन किया गया था बिकॉज ही रिफ्यूज टू टेक द ओथ ऑफ सुपरमेसी, एंड मोर वेलकम्ड प्रिजन लाइफ. मोर ने प्रिजन लाइफ को अपना लिया था, वो वेलकम किया, बट फॉर हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही वुड हैव चोजन फॉर हिमसेल्फ एज स्ट्रेट अ रूम एंड स्ट्रेटर टू. As he said to his daughter Margaret, who after some times took the oath and was then allowed to visit him in prison, Moore wrote. लेटर क्या हुआ कि वो अपनी डॉटर से मिला, है ना, प्रिजन में, जो कि वहाँ पे उसे टावर में देखने गई. एंड प्रिजन में भी मोर ने एक वर्क लिखा है, अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, अ मास्टरपीस ऑफ क्रिश्चियन विजडम ऑफ लिटरेचर. ये डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन इज अ मास्टरपीस ऑफ क्रिश्चियन विजडम एंड ऑफ लिटरेचर बाय थॉमस मोर. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसको फिनिश करेंगे. द न्यूज़ ऑफ मोर डेथ शॉक्ड यूरोप, and Erasmus mourned the man he had so often praised. Erasmus and Thomas More were the friend, and after the uh, जब न्यूज़ आई मोर के मरने की, तो ये इससे यूरोप बहुत शॉक्ड हुआ. एंड थॉमस मोर mourned the man he had so often praised, and he wrote, whose soul was more pure than any snow. Okay. किसने लिखा? एरास्मस ने लिखा मोर के बारे में कि उसका सॉल जो था वो अधिक प्योर था किसी भी स्नो से. एंड ह्यूज जीनियस वाज सच दैट इंग्लैंड नेवर हैड एंड नेवर अगेन विल हैव इट्स लाइक. और उसका जीनियस ऐसा था कि इंग्लैंड के पास कभी ऐसा जीनियस नहीं होगा, ना है ना होगा. किसने लिखा? एरास्मस ने लिखा मोर के लिए. ओके.
And Erasmus' phrase describing Moore as omnium horarum homo was rendered later as a man for all seasons. Okay, and was given currency by रॉबर्ट बोल्ट्स प्ले अ मैन ऑफ ऑल सीजन, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था. एंड इन द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कैथोलिक एपोलॉजिस्ट जी.के. चेस्टरसन, मोर जी.के. चेस्टरसन ने क्या लिखा है मोर के बारे में? डेट may come to be counted the greatest Englishman, or at the least greatest historical character in English history. तो ये शब्द हैं जी.के. चेस्टरसन के. तो नाउ विल स्टॉप योर. सो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट से के व्यू से मैंने ये वीडियो बनाए हैं. और डोंट स्किप ना करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. Okay, thank you. Stay blessed.